दोस्तों, आज मैं आपके सामने तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक शानदार मूवी लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जबकि इसकी IMDb रेटिंग है 8.2। शुरू में तो ये मूवी एक ड्रामा मूवी लगती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि मूवी में कुछ और ही दिखाने की कोशिश हो रही है और आखिर में जाकर क्लियर होता है कि ये क्लाइमेक्स किस पॉइंट को दिखा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 2003 में तमिलनाडु के वेल्लूर से, जहां कुछ कांस्टेबल्स एक कैदी को कोर्ट के पास ले जा रहे होते हैं। उसी एस्कॉर्ट का हेड होता है कदीर, जो एक हेड कांस्टेबल है। ये लोग पहले ऑटो से बस स्टॉप पर आते हैं और वहां से बस के जरिए कोर्ट के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जब बस चलने ही वाली होती है तो उसी वक्त उस कैदी के आदमी बस स्टॉप पर आकर मिर्च वाला पानी इन तीनों कांस्टेबल्स पर फेंक देते हैं ताकि वो कैदी को अपने साथ ले जा सके। अब बस के अंदर ये हंगामा देखकर बस की सारी पब्लिक नीचे उतर आती है। साथ ही कैदी के आदमी इन कांस्टेबल्स से भिड़ जाते हैं, लेकिन इतने पर भी ये तीनों उस कैदी को नहीं छोड़ते और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो वहां से निकल ना पाए। अब इसी दौरान कैदी के आदमी हथियार निकालकर इन कांस्टेबल्स पर हमला करने की कोशिश भी करते हैं और इसी बीच वो कैदी एक ऑटो पर चढ़कर भागने लगता है, लेकिन उसी वक्त कदीर अपनी गन निकालकर उस कैदी के सिर पर फायर कर देता है, जिससे उसी जगह पर उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर के बाद इन तीनों कांस्टेबल्स का हायर ऑफिसर वहां आता है और इन तीनों को बहुत डांटता है कि तुम तीनों ने तो मेरी वाट ही लगा दी, अब मैं हायर ऑफिसर्स को क्या जवाब दूं? वो कहता है, अब मेरी बात को अच्छे से सुनो, इंक्वायरी वाले आ रहे हैं, तुम तीनों बस एक ही स्टेटमेंट देना, क्योंकि अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मैं भी तुम्हारी नौकरी नहीं बचा पाऊंगा। और वैसे पब्लिक प्लेस पर तुमने फायरिंग क्यों की? खैर, अब थोड़ी देर के बाद इंक्वायरी वाले वहां पहुंचते हैं। अब कदीर के अलावा जो दो और कांस्टेबल्स होते हैं उनका स्टेटमेंट बिल्कुल एक जैसा होता है, लेकिन जब कदीर को बुलाया जाता है तो कदीर उस जगह पर क्या हुआ वो सारी डिटेल्स इंक्वायरी वालों को बताने लगता है। अब इंक्वायरी वाले पूछते हैं कि आप पब्लिक प्लेस पर कैसे फायर कर सकते हैं? तो कदीर कहता है, अगर हम फायर नहीं करते तो वो कैदी भाग सकता था और उनके पास वेपन्स भी थे, इसलिए अगर हम अपनी रक्षा नहीं करते तो हम तीनों में से कोई एक हॉस्पिटल में पड़ा होता या फिर मारा जाता। वहीं अगर वो कैदी हमसे भाग गया होता तो भी इंक्वायरी हमारे ऊपर ही होती, जबकि अगर हम अपनी जान बचाते हैं तो भी इंक्वायरी हमारे ऊपर ही होती है। अब ऐसे में हम क्या करें मैडम? हमें गन इसीलिए दी गई है कि हम लोगों की रक्षा कर सके और अपना बचाव कर सके। तो इस तरह कदीर पूरी मजबूती के साथ अपना डिफेंस करता है। फिर इंक्वायरी खत्म होने के बाद कदीर का हायर ऑफिसर दोबारा उसके पास आकर उसे डांटता है कि मैंने तुम तीनों को क्या कहा था कि तुम तीनों का स्टेटमेंट एक जैसा होना चाहिए, लेकिन वहां जाकर तुमने कांड क्यों कर दिया? कुछ समय के बाद कुछ कांस्टेबल्स एक बार में बैठकर दारू पीते हुए उसी हादसे के बारे में चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे कदीर सर ने बहुत ही जोरदार तरीके से फायर किया, अगर वो कैदी भाग जाता तो हम लोग रिमांड पर जा सकते थे। उधर बाहर कदीर अपनी बीवी से फोन पर बात कर रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी बीवी भी एक कांस्टेबल होती है और इन दोनों की एक छोटी बच्ची होती है। खैर, अब कदीर की बीवी को भी कदीर के इस कांड के बारे में पता चल चुका होता है, जिसकी वजह से वो कदीर को बहुत डांटती है कि अगर तुमको फायर करना ही था तो पैर पर फायर करते, सर पर क्यों किया? अब पता नहीं इंक्वायरी वाले तुम्हें क्या पनिशमेंट देंगे, कब तक ये इंक्वायरी चलती रहेगी। हालांकि कदीर अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बीवी उससे नाराज ही रहती है। यहाँ तक कि घर वापस आने के बाद भी कदीर अपनी बीवी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कई दिनों तक उसकी बीवी उससे बात ही नहीं करती। इस बीच जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं होती तो कदीर को एक छोटी सी पनिशमेंट मिलती है। कुछ दिनों तक उसे नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है, मतलब एक तरह से वॉचमैन जैसा काम। अब कुछ दिन तक ऐसा ही चलने के बाद फाइनली उसकी बीवी मान जाती है। फिर एक दिन कदीर जब अपनी पुलिस एकेडमी जाता है तो उसका एक जान पहचान वाला कांस्टेबल बहुत ही मायूस खड़ा होता है। अब कदीर उससे पूछता है, क्या हुआ? तो वो बंदा कहता है कि यार मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने छुट्टी मांगने की कोशिश की लेकिन मुझे लीव नहीं मिली, बोल रहे हैं कि एस्कॉर्ट खत्म हो जाने के बाद चले जाना। तो ये सुनकर कदीर खुद उस ऑफिसर के पास जाकर यही बात रखता है, सर उस बंदे की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, बस 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। जिस पर ऑफिसर कहता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आखिरी एस्कॉर्ट करके जाओ, पहले से ही यहाँ पर कांस्टेबल्स की कमी है। लेकिन कदीर दोबारा उस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है कि सर एक कांस्टेबल कम होने से कुछ नहीं होगा। तो ऑफिसर जवाब देता है, मुझे ऊपर जवाब देना पड़ता है, अगर तुम्हें इसकी इतनी ही केयर है तो उसके बदले तुम चले जाओ एस्कॉर्ट पर। तो इस पर कदीर इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो ऑफिसर कदीर के नाम से पास वगैरह बनवाने लगता है। इसी बीच कदीर के पास 2 और कांस्टेबल्स आते हैं और पूछते हैं कि सर क्या आप एस्कॉर्ट पर जा रहे हो? तो कदीर कहता है, हाँ यार थोड़ा लॉन्ग एस्कॉर्ट पर जा रहा हूँ। जिस पर दोनों कांस्टेबल्स कहते हैं,
सर हमें भी अपने साथ ले चलिए, आपके साथ रहेंगे तो थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। तो इस तरह से कदीर अपने पास पर इन दोनों के नाम भी लिखवा देता है। यहाँ असल में ये प्रोसेस होता है कि कुछ कांस्टेबल्स को लॉन्ग एस्कॉर्ट के लिए भेजा जाता है। मतलब वो कांस्टेबल्स प्रिजन के कुछ कैदियों को लेकर दूसरे गांव या शहर के कोर्ट में सबमिट करने के लिए ले जाते हैं। फिलहाल कदीर और उसके 2 कांस्टेबल्स सेंट्रल प्रिजन पर आते हैं, जहाँ इन्हें अब्दुल रऊफ नाम के एक कैदी को दूसरे कोर्ट के पास ले जाना होता है। फिर जेल में सारी फॉर्मेलिटीज खत्म करके ये अब्दुल को अपने साथ ले जाते हैं। और जब कांस्टेबल्स अब्दुल को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब्दुल के पास पैसे नहीं हैं। फिर कांस्टेबल्स पूछते हैं, अरे बिना पैसों के तुम रास्ते में खाना कैसे खाओगे? तो अब्दुल कहता है, सर मुझे खाना वाना कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही रह लूंगा। खैर अब कदीर और वो 2 कांस्टेबल्स अब्दुल को लेकर बस स्टॉप पर जाते हैं। लेकिन बस स्टॉप पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि बस आने में अभी आधा घंटा बाकी है। इसलिए वो 2 कांस्टेबल्स कदीर से कहते हैं कि सर आप यहाँ खाना खाते रहिए, हम दोनों थोड़ा बगल में जाकर आते हैं, मतलब थोड़ा दारू पीकर आते हैं। लेकिन कदीर हल्के से उन्हें डांटता है कि तुम दोनों ड्यूटी पर हो। पर वो दोनों रिक्वेस्ट करते हैं कि सर बस थोड़ा सा लेकर आते हैं, ज्यादा नहीं। इस तरह कदीर आखिर में मान जाता है और अब्दुल को एक होटल के पास लेकर आता है, जहां वो भी खुद खाने के लिए बैठता है। अब कदीर अब्दुल से पूछता है, क्या तुम भी कुछ खाओगे? तो अब्दुल कहता है कि सर मुझे बस एक चाय चाहिए और कुछ नहीं। अब इस बीच चाय पीते समय अब्दुल इधर उधर देखने लगता है, जैसे वो आसपास का माहौल परख रहा हो और शायद मन ही मन में भागने की प्लानिंग कर रहा हो। जब कदीर हैंड वॉश करने के लिए साइड में जाता है तो मौके का फायदा उठाकर अब्दुल वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन उसी वक्त बाकी 2 कांस्टेबल्स भी वापस आ जाते हैं, तो अब्दुल चुपचाप फिर से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। आगे बस स्टॉप की तरफ आते समय कदीर ये ऑब्जर्व करता है कि एक कांस्टेबल कुछ ज्यादा ही लड़खड़ा रहा है, मतलब उसने रास्ते में जरूरत से ज्यादा शराब पी ली है। इसलिए बस में बैठने के बाद कदीर एहतियात के तौर पर अब्दुल के हाथ में हथकड़ी लगाकर एक बड़ी सी चेन से उसे बस की सीट से बांध देता है, क्योंकि आगे लंबी यात्रा है और उसे नहीं पता कि रास्ते में कौन सा कैदी क्या कांड कर दे। उधर वो 2 कांस्टेबल्स इतनी ज्यादा दारू पी चुके होते हैं कि दोनों पूरी तरह से टल्ली हो जाते हैं और ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे होते। तभी कदीर देखता है कि अब्दुल अभी तक जाग रहा होता है, तो वो उससे कहता है, ऐसे जागते मत रहो, चुपचाप सो जाओ। लेकिन अब्दुल जवाब देता है कि सर मुझे नींद नहीं आएगी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अब इसी बीच अब्दुल कदीर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता है कि सर जब आप कल मुझे कोर्ट के पास ले जाओगे तो मेरे हाथों की बेड़ियां निकाल देना। अब कदीर इसके लिए सीधा मना करते हुए कहता है कि मर्डरर को ऐसे ही ले जाया जाता है, तुम फालतू की बकबक मत करो। फिर बातचीत से ये बात पता चलती है कि अब्दुल पिछले 5 साल से जेल की सजा काट रहा है और 5 साल से उसका केस कोर्ट में चल रहा है, यानी वो अभी तक अंडर ट्रायल ही है। अब उसी बस में अब्दुल एक कपल को साथ बैठे देखता है और उन्हें देखकर उसका दिमाग अपने पुराने दिनों में चला जाता है, जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में आता है, यानी सन 1997 में। हम देखते हैं कि एक छोटे से गांव में अब्दुल और उसकी मां मिलकर एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। कुछ साल पहले ही अब्दुल के पिता की मौत हो चुकी होती है, जिसके बाद अब्दुल गांव वालों के लिए वीसीआर में फिल्में दिखाने का काम भी करने लगता है। उस समय गांव में ये आम बात होती थी कि कुछ घर वाले या पूरा मोहल्ला पैसे मिलाकर कैसेट्स मंगवाते और वीसीआर पर फिल्म देखते। इसमें 1 दिन या 2 दिन के लिए किराया तय होता था और सब लोग मिलकर एक कमरे में या खुले में बैठकर मूवी देखते थे। वैसे दोस्तों, क्या आपने भी वो दिन देखे हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब उसी गांव में कलावती नाम की एक लड़की रहती है। कलावती और अब्दुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। असल में ये दोनों बचपन से दोस्त होते हैं, एक ही स्कूल में पढ़े, फिर एक ही कॉलेज में पढ़ाई की, तो स्कूल के दिनों से ही ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अब एक दिन गांव के कुछ मर्द अब्दुल से वीसीआर और कैसेट्स मंगवाते हैं और इस प्रोग्राम को अरेंज करने वाला होता है कलावती का जीजा। अब वो अब्दुल से पूछता है, अरे अब्दुल, कौन से कैसेट्स लेकर आए हो, इंग्लिश या फिर मलयालम? तो अब्दुल कहता है कि भैया सारी की सारी नई मूवीज हैं, अच्छा टाइम पास हो जाएगा। लेकिन कलावती का जीजा गुस्से भरी हाफ जोकिंग आवाज में कहता है, अरे यार ऐसी मूवी नहीं, वैसी मूवी दिखाओ, हमने पहले ही तुम्हारे ओनर को बता दिया था, क्या उसने तुमको नहीं बताया? तो अब्दुल इसके लिए साफ मना कर देता है, भैया मैं ऐसे वैसे कैसेट्स नहीं चलाऊंगा। इसके बाद बाकी मर्द भी उस पर दबाव डालते हैं कि अभी के अभी दुकान पर जाकर वो वाले कैसेट्स लेकर आओ। लेकिन अब्दुल जिद पर अड़ा रहता है कि मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। अब ये कलावती का जीजा पहले से ही चिड़चिड़ा और जरा सी बात पर भड़क जाने वाला आदमी होता है, इसलिए गुस्से में आकर अब्दुल को मारने पीटने लगता है। तभी बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, अरे चुप बैठो, बेकार में बच्चे को क्यों मार रहे हो, वैसे भी वो हमारा गाँव वाला ही तो है। लेकिन कलावती का जीजा गुस्से में कहता है, ये हमारे गाँव वाला नहीं है, कई साल पहले इसका बाप किसी दूसरे गांव से यहाँ आया था, साड़ियाँ बेचकर गुजर बसर करता था, पता नहीं जो औरत उसके साथ थी वो उसकी बीवी थी या रखेल। यानी वो अब्दुल की माँ के बारे में भी नीची और गंदी बातें करने लगता है। तभी अब्दुल चेतावनी देता है, भैया
आप मेरी माँ के बारे में ऐसी अनाप शनाप बातें मत करो। लेकिन इतने में बाकी लोग बीच बचाव करके अब्दुल को वहाँ से भेज देते हैं ताकि बात ज्यादा ना भड़के। फिर थोड़ी देर के बाद अब्दुल कलावती से मिलने उसके घर के पीछे जाता है और सारी बातें उसे बताता है। ये सुनकर कलावती उल्टा अब्दुल को ही डांटने लगती है। अरे मेरा जीजा तुम्हें इतना मारता रहा और तुमने पलटकर चांटा भी नहीं मारा। उसको एक थप्पड़ लगाते अकल ठिकाने आ जाती। उधर घर के अंदर कलावती का जीजा उसकी बड़ी बहन से झगड़ा कर रहा होता है। असल में ये आदमी कोई ढंग का काम नहीं करता था। जो थोड़ा बहुत कमाता है वो भी शराब में उड़ा देता है। ऊपर से शादी को इतने साल हो चुके हैं लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं होती। साथ ही कलावती की बड़ी बहन डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप भी करवा चुकी है, लेकिन उसके अंदर कोई कमी नहीं पाई गई। अब वो अपने पति से कहती है कि तुम भी एक बार डॉक्टर के पास जाओ, शायद दिक्कत तुम्हारे अंदर है। तो इस बात पर उसका जीजा आग बबूला हो जाता है और चिल्लाने लगता है, इसका मतलब क्या है? क्या मैं नामर्द हूँ? अब घर के अंदर झगड़े की आवाज को सुनकर कलावती को लगता है कि उसका जीजा फिर से दारू पीकर आया है। इसीलिए वो कमरे में दौड़कर जाती है और अपनी बड़ी बहन को बचाने की कोशिश करती है। इसी बीच दोनों बहनें मिलकर जीजा को धक्का देकर रोकने की कोशिश करती हैं। अब घर के पीछे खड़ा अब्दुल भी ये शोर सुनता है और झगड़े को रोकने के लिए अंदर चला जाता है। फिर धक्का मुक्की के बीच अब्दुल के सिर पर चोट लग जाती है और उसके सर से थोड़ा खून बहने लगता है। उसी समय कलावती की माँ तेजी से अंदर आती है और अपने दामाद को खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश करती है। साथ ही कलावती अब्दुल के पास आकर उसके सर से खून साफ करने लगती है और कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, माहौल बहुत खराब है। उधर गांव की ही एक औरत अब्दुल की माँ के पास जाकर इस झगड़े की खबर दे देती है, जिसके बाद अब्दुल की माँ तुरंत भागते भागते वहाँ पहुँचती है और देखती है कि उसके बेटे के सर पर चोट है और खून के निशान है। फिर वो पूछती है, अब्दुल उसने तुम्हें क्यों मारा? चलो अभी के अभी उसके घर चलते हैं, पूछते हैं कि उसने तुम्हें किस हक से हाथ लगाया। इस तरह अब अब्दुल की माँ अब्दुल को साथ लेकर सीधे कलावती के घर जाती है और वहाँ कलावती के पिता और उसके जीजा से झगड़ा करने लगती है। यहाँ कलावती का जीजा पहले से शराब के नशे में होता है, इसलिए वो अब्दुल की माँ को भी गंदी गंदी गालियां देने लगता है। अब ये सब देखकर अब्दुल का धैर्य टूट जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में आकर कलावती के जीजा को बुरी तरह से मारने लगता है। फिर दोनों तरफ से जोरदार हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसके बाद गांव वाले भागकर आते हैं और किसी तरह से बीच बचाव करके इस लड़ाई को रोकते हैं। आगे गांव वालों के समझाने पर अब्दुल की मां अब्दुल को साथ लेकर वहां से चली जाती है। बाद में जब अब्दुल सो रहा होता है तो उसके घर के बाहर कलावती आती है। अब ये दोनों थोड़ा साइड में जाकर धीमे स्वर में बात करने लगते हैं। असल में कलावती अब्दुल का जख्म देखने आई होती है। फिर वो अफसोस से कहती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। कला प्लीज तुम फिलहाल यहाँ से जाओ, हम कल बात करते हैं। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर कलावती इसके बावजूद कहती है, अब्दुल चलो हम दोनों ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं और अपनी जिंदगी साथ में गुजारते हैं। लेकिन अब्दुल इस वक्त डर और बेचैनी में कहता है, कला इन सारे हालातों को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। गांव वाले और तुम्हारे घर वाले हमारे प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आखिर में इस गांव को और अपनी माँ को छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं? इस दुनिया में मेरे पास मेरी माँ ही तो है। अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो इस गांव में मेरा कौन है? मैं और मेरी माँ बस एक दूसरे के लिए हैं। हालांकि कला जिद पर अड़ जाती है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मार देंगे ना, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब्दुल उसे समझाते हुए कहता है कि कला तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, इतना पढ़ने के बाद भी प्यार के लिए कोई मरता है क्या? जीना ही है तो हम दोनों एक साथ जिएंगे। लेकिन अभी के लिए प्लीज तुम यहाँ से जाओ, मुझे माफ कर दो। अब जाने से पहले भी कलावती अब्दुल को कसकर पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, अब्दुल प्लीज मुझे मत छोड़ो ना। लेकिन अब्दुल उसे किसी तरह से मनाकर वापस भेज देता है। अब सीन फ्लैशबैक से वापस से प्रेजेंट में आता है, जहां यही सब सोचकर बस में बैठे अब्दुल की आंखें भर आती हैं और इस तरह से अब वो कलावती को याद करके चुपचाप रोने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो बस एक जगह ब्रेक के लिए रुकती है तो अब्दुल कदीर से कहता है कि सर मुझे थोड़ा वॉशरूम जाना है। इस तरह अब बाकी दो कांस्टेबल्स अब्दुल को टॉयलेट के पास लेकर जाते हैं। अब टॉयलेट के अंदर जाने के बाद भी शायद अब्दुल भागने का मौका ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भी उसे सही मौका नहीं मिलता। इसलिए कुछ देर के बाद कांस्टेबल्स उसे वापस बस की ओर ले जाने लगते हैं। अब इसी दौरान एक कांस्टेबल थोड़ी साइड में जाकर टॉयलेट करने लगता है। इतने में वहां कुछ और भी लोग आ जाते हैं हल्का होने के लिए। अभी वो कांस्टेबल एक आदमी से कहता है, अरे बगल में भी तो बाथरूम है ना, वहां जाकर करो। तो वो आदमी पलटकर कहता है, तुम भी तो वहां जा सकते हो। अब ये सुनकर वो कांस्टेबल उस आदमी पर भड़क जाता है और उसे मारने पीटने लगता है। ये देखकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और उल्टा उस कांस्टेबल को घेरकर खूब पीटने लगते हैं। अब बस के अंदर बैठा दूसरा कांस्टेबल यह हंगामा देखता है तो वो भी बाहर आकर अपने साथी की मदद करने के लिए झगड़े में कूद पड़ता है।
फिर थोड़ी देर के बाद कदीर भी वहां पहुंचता है और बीच बचाव करके किसी तरह से ये झगड़ा रुकवाता है। अब शांति होने के बाद कदीर अपने कांस्टेबल से पूछता है अक्यूज्ड कहाँ है? तो कांस्टेबल बेफिक्री से जवाब देता है। लेकिन अगले ही पल ये लोग जल्दी जल्दी अपनी बस के पास जाते हैं तो देखते हैं कि बस वहां से जा चुकी है, यानी बस पहले ही निकल चुकी होती है। पर सबसे बड़ा शौक ये होता है कि इस कांस्टेबल ने अब्दुल को हथकड़ी से बांधा ही नहीं था और इनके सारे सामान उसी बस में रह गए होते हैं, यहाँ तक कि गन भी। इसके बाद कदीर उन दोनों कांस्टेबल्स को जोर से डांटता है कि जहां भी जाते हो कुछ ना कुछ कांड ही कर देते हो। खैर, अब ये तीनों तुरंत दूसरी बस पकड़कर उसी रास्ते पर निकल पड़ते हैं ताकि उस पहली बस को पकड़ सके। फिर काफी देर के बाद वो आखिरकार उस बस तक पहुंच जाते हैं। यहाँ बस के अंदर चेक करने पर पता चलता है कि ना तो अब्दुल है और ना ही उनका सामान, यानी अब्दुल पुलिस वालों के सारे सामान गन वगैरह लेकर वहां से भाग चुका होता है। इसके बाद कदीर अपने किसी जान पहचान वाले साथी को फोन करके पूरी बात बताता है कि अगर इस बारे में आरआई को पता चला तो वो तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगा, इसलिए तुम एक काम करो, पास के पुलिस स्टेशन में जाकर पहले कंप्लेंट कर दो। इस तरह अब ये तीनों पास के ही एक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर उन्हें सबसे बड़ा झटका ये लगता है कि उसी पुलिस स्टेशन में अब्दुल पहले से ही बैठा हुआ होता है। तो यही देखकर एक कांस्टेबल वहां आकर उसे मारने पीटने लगता है। लेकिन उसी वक्त वहां का इंस्पेक्टर आता है और तीनों से नाराज होकर कहता है, मेरे पुलिस स्टेशन में आकर क्या तमाशा कर रहे हो? अब वो पूछता है, इस लड़के को क्यों मार रहे थे? तो कांस्टेबल कहता है कि सर, हम एआर पुलिस हैं, कोर्ट के पास ले जाते समय ये बंदा हमसे भाग गया था। ये सुनकर इंस्पेक्टर और उल्टा इन्हीं तीनों पर बरस पड़ता है कि एक एक्यूज्ड को तुमने गन के साथ बिना हथकड़ी के बस में अकेला कैसे छोड़ दिया? गलती तो तुम लोगों की है, इसकी नहीं। फिर बात में इंस्पेक्टर को पता चलता है कि ये दोनों कांस्टेबल्स दारू पीकर आए हैं। तो वो कहता है कि तुमको ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे आरआई को कॉल करता हूँ। अब ये दोनों कांस्टेबल्स इंस्पेक्टर के पैरों में गिर जाते हैं कि सर प्लीज ये बात किसी को मत बताइए, हमारी नौकरी चली जाएगी। तो इंस्पेक्टर आखिरकार उन्हें माफ कर देता है। इतने में अब्दुल भी आगे बढ़कर कहता है कि सर, एक साइड से मेरी गलती भी है। ये सुनकर वो इंस्पेक्टर कांस्टेबल्स से कहता है, थू है तुम्हारी जिंदगी पर कि एक एक्यूज्ड पुलिस के लिए स्टेटमेंट दे रहा है। इस तरह अब वो उनकी गन का नंबर नोट करने लगता है। लेकिन यहीं पर उसे पता चलता है कि वो गन पहले से ही लोडेड थी और ये बात खुद कदीर को भी नहीं मालूम होती। असल में रूल ये होता है कि एस्कॉर्ट पर निकलते समय गन अनलोडेड रहती है और जरूरत पड़ने पर ही लोड की जाती है। इसलिए इंस्पेक्टर पूछता है, आखिर तुमने गन को लोड करके क्यों रखा था? तो कांस्टेबल बेवकूफी भरा जवाब देता है कि सर, एक्यूज्ड एक मुस्लिम है। तो इंस्पेक्टर भड़क जाता है कि मुस्लिम है तो क्या हुआ, मैं भी मुस्लिम हूँ, तो क्या तुम मुझे भी मार दोगे? इस तरह अब वो गुस्से में कहता है, एक सेकेंड भी मेरी आंखों के सामने मत रुको, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी शिकायत ऊपर तक पहुंचा दूंगा। इसके बाद जब ये चारों स्टेशन से निकल रहे होते हैं तो इंस्पेक्टर इन्हें अपनी गाड़ी में आगे वाली सड़क तक ड्रॉप कर देता है। आगे वो सड़क के पास एक ट्रक रुकवाकर कहता है कि इन्हें आगे छोड़ देना। फिर लॉरी में बैठते समय कदीर के मन में कुछ ख्याल आता है और वो अब्दुल से सवाल करता है कि कोर्ट पर जाते समय तुमने हाथों की हथकड़ी निकालने के लिए क्यों कहा था? तो अब्दुल जवाब देता है, सर, क्योंकि कोर्ट के पास मुझे देखने के लिए एक लड़की आती है, अगर वो मेरे हाथों में हथकड़ी देखेगी तो बहुत ही दुखी हो जाएगी। इसके बाद कदीर उससे उसकी कहानी पूछता है। तो इसी के साथ सीन वापस से फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां उस रात हुई लड़ाई के बावजूद भी अब्दुल और कला चुपके चुपके एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इसी बीच एक दिन दोनों टाउन जाकर फोटो स्टूडियो में अपनी साथ वाली तस्वीरें खिंचवाते हैं और काफी देर से वापस गांव लौटते हैं। फिर कलावती जब बहुत लेट घर पहुंचती है तो उसकी माँ पूछती है, इतनी देर तक कहाँ थी तुम? तो कला बेझिझक झूठ बोलती है, माँ स्पेशल क्लास थी इसीलिए लेट हो गई। उसकी माँ सख्त होकर कहती है, आजकल मैं तुम्हारी हरकतें देख रही हूँ, एक औरत ने मुझे बताया कि तुम और वो अब्दुल कुएं के पास बैठे थे। तो कला सफाई देती है, माँ वो और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, एक ही गांव के हैं, तो थोड़ी बहुत बातचीत तो होगी ही। लेकिन कला की माँ गुस्से में डांटते हुए कहती है, ऐसी वैसी हरकतें करती रहोगी तो हाथ पैर तोड़ दूंगी। ये सुनकर कलावती भी भड़क जाती है और कहती है कि माँ, मैं सच बताती हूँ, मैं और वो अब्दुल एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब ये सुनते ही उसकी माँ और ज्यादा नाराज हो जाती है और उसे जमकर डांटती है। तभी कला की बड़ी बहन बीच में आकर अपनी माँ को शांत करने की कोशिश करती है। उधर दूसरी तरफ अब्दुल और उसकी माँ भी कहीं से अपने घर लौट रहे होते हैं। रास्ते में अब्दुल की माँ उससे पूछती है, उस रात जो हमारे घर के बाहर लड़की आई थी, क्या वही कलावती थी? देखो अब्दुल, तुम ऐसी वैसी हरकतें मत करो, तुम्हारे पापा ने कितनी मुश्किल से इस गांव में अपनी इज्जत बनाकर जिंदगी गुजारी, तुम उनके नाम पर दाग मत लगाओ। अब इसी दौरान अचानक कला का पिता वहां आता है और बिना कुछ सुने अब्दुल को मारने पीटने लगता है।
असल में उसे पहले से ही दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल चुका था। अब कुछ ही पलों में कला का पिता और अब्दुल की मां के बीच में जोर जोर से धक्का मुक्की और हाथापाई शुरू हो जाती है। फिर लड़ाई के दौरान कला का पिता लाठी से या जोर से धक्का मारकर अब्दुल की मां की छाती पर ऐसा ही वार कर देता है और इस वजह से वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब अपनी मां को इस हालत में देखकर अब्दुल गुस्से और घबराहट में कलावती के पिता को जोर से धक्का देता है और फिर तुरंत अपनी मां को उठाकर जगाने की कोशिश करता है। लेकिन इतने पर भी जब उसकी मां होश में नहीं आती तो घबराकर वो अपनी मां को उठाकर पास के अस्पताल में ले जाने के लिए भागता है। फिर सुबह होने के बाद जब अब्दुल अस्पताल से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसी अस्पताल के बाहर कलावती के परिवार वाले खड़े हैं। उसे वहीं पता चलता है कि कल रात की लड़ाई में कलावती के पिता की मौत हो चुकी है, लेकिन किसने मारा, कैसे मारा, इसकी साफ जानकारी किसी को नहीं है। बस इतना पता है कि वो अब जिंदा नहीं रहे। अब ये सब जानने के बाद अब्दुल सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और खुद ही सरेंडर कर देता है। वो कहता है, गलती से मुझसे कलावती के पिता को चोट लग गई, उससे उनकी मौत हो गई। उस दिन से लेकर आज तक अब्दुल इसी मर्डर के केस में जेल में बंद है। फिर एक दिन जेल में मुलाकात के दौरान कलावती अब्दुल को बताती है कि उसकी माँ भी अस्पताल में ही मर चुकी है। ये सुनकर अब्दुल अंदर तक टूट जाता है और बहुत रोता है। इसके बाद जब भी अब्दुल को कोर्ट ले जाया जाता है उस दिन कलावती हर हाल में कोर्ट के बाहर आकर उसे देखने की कोशिश करती है। अब्दुल उसे हर बार अगली तारीख और अगली जगह बता देता है ताकि वो सुनवाई मिस ना करे, क्योंकि अगर कलावती एक भी तारीख मिस कर देती तो उसे पता ही नहीं चलता कि अगली हियरिंग कब और किस गांव की कोर्ट में है। इस तरह पिछले 5 सालों से यही सिलसिला चल रहा होता है। वो हर बार बस इस उम्मीद में आती है कि कभी न कभी अब्दुल छूटकर बाहर आएगा और वो दोनों मिलकर अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। खैर, अब फ्लैशबैक से बाहर निकलकर कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। सुबह होते ही कदीर, बाकी कांस्टेबल्स और अब्दुल एक जगह रुकते हैं। हालांकि ये कोई होटल नहीं बल्कि एक पब्लिक प्लेस जैसा होता है जहां लोग आकर थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, यानी मुंह हाथ धोते हैं, नहाते हैं। इस वक्त अब्दुल खुश होता है क्योंकि उसे पता है कि थोड़ी देर के बाद वो अपनी कलावती को कोर्ट के पास देखने वाला है। अब तैयार होने के बाद एक कांस्टेबल अब्दुल के हाथ में हथकड़ी पहनाने लगता है तो ये देखकर कदीर आगे बढ़कर खुद हथकड़ी खोल देता है। फिर वो अब्दुल से कहता है, छोटे, अगर तुम चाहते तो कल रात ही लॉरी से कूदकर भाग सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। कल रात तुमने अपनी पूरी कहानी बताई। उस कहानी पर भरोसा करते हुए मैं तुम्हारे हाथों की हथकड़ी निकाल रहा हूँ। मेरे भरोसे को मत तोड़ना। इसके बाद वो लोग कोर्ट के पास पहुँचते हैं। कड़ी धूप में थोड़ा इंतजार करने के बाद भी अब्दुल को कलावती नजर नहीं आती, इसलिए वो कदीर से कहता है कि सर, 2 बस और आने तक रुकते हैं। अगर आज मैं कला को मिस कर दूंगा तो उसे अगली हियरिंग की तारीख और जगह का पता नहीं चलेगा। तो कदीर और बाकी दोनों पुलिस वाले चुपचाप मान जाते हैं और वहीं खड़े होकर थोड़ी देर इंतजार करने लगते हैं। आखिरकार जब अब्दुल को कोर्ट के अंदर ले जाने का समय हो जाता है तो उसी समय कलावती वहां पहुंचती है और अब्दुल उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब कदीर दोनों को देखकर समझ जाता है और कलावती को अंदर बुला लेता है। फिर वो जानबूझकर इन दोनों को थोड़ा स्पेस देता है ताकि वो आराम से बात कर सके। असल में अभी तक कोर्ट में इनका केस बुलाया नहीं गया होता तो थोड़ा समय मिल जाता है। अब कलावती रोते रोते अब्दुल से कहती है, अब्दुल, अब मुझसे नहीं हो रहा। मेरा जीजा मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते लेकर आ रहा है। मैं कब तक सबको टालती रहूंगी? तुम कब बाहर आओगे अब्दुल? तो अब्दुल भी उससे कहता है कि मैं जल्द ही बाहर आ जाऊंगा कला, हम दोनों अच्छे से जिंदगी गुजारेंगे, और वैसे भी इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कौन है। अब ये सब सुनकर कदीर उनके पास आता है और अब्दुल से पूछता है, अब्दुल, आखिर तुम्हारे पास ऐसा क्या भरोसा है कि तुम जल्दी ही बाहर आ जाओगे? कब तक इस लड़की को इंतजार करवाओगे? वो ये भी कहता है कि इतने सालों में कोई भी वकील इस केस को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। और फिर कदीर कलावती से कहता है, तुम्हें किसी वकील से बात करनी चाहिए थी ना? तो कलावती बताती है कि उसने पहले एक वकील से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन बात उसके जीजा तक पहुंच गई। उसके बाद उसके जीजा ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा और धमकाया कि अगर वो दोबारा अब्दुल के केस के लिए कहीं गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब ये सब सुनकर कदीर अब्दुल से एक बार फिर से कहता है कि छोटे, अगर तुम चाहते तो कल रात ही भाग सकते थे, तुम तो बड़ी मुसीबत में हो। तो अब्दुल ईमानदारी से जवाब देता है, हाँ सर, मैंने कई बार सोचा था कि जेल से भागकर अपनी कलावती से शादी कर लूं, लेकिन अगर मैं जेल से भागा तो मेरे नाम पर और बड़ा दाग लगेगा। आगे चलकर अगर कभी पकड़ा गया तो मुझे और कड़ी सजा मिलेगी। सर, मैं इस लड़की के साथ अपनी जिंदगी इज्जत से गुजारना चाहता हूँ। मैं जेल से बाहर आऊंगा सर, जरूर आऊंगा। लेकिन कदीर को अंदर ही अंदर कोर्ट के सिस्टम के बारे में अच्छी तरह से पता था। किसी छोटे से केस में भी किसी को बेकसूर साबित करवाने में सालों लग जाते हैं, और यहाँ अब्दुल पर तो मर्डर का केस है, तो ऐसे में सिर्फ भरोसे से बात नहीं बनेगी। इसलिए यहीं से कदीर फैसला करता है कि वो अब्दुल के लिए खुद एक छोटी सी कोशिश करेगा।
इसलिए जब कोर्ट में अब्दुल के केस की बारी आती है तो कदीर कलावती को भी साथ अंदर बुलाना चाहता था। हालांकि दूसरा कांस्टेबल उसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश करता है और कदीर से कहता है कि सर, इससे बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन कदीर कहता है उसका हाथ छोड़ो, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं संभाल लूंगा। इस तरह अब वो सिर्फ अब्दुल और कलावती को जज के सामने भेजता है। फिर दोनों भागते हुए जज के सामने जाकर उसके पैरों में गिर जाते हैं और विनती करते हैं कि सर, आप ही हमारी जान बचा सकते हैं। इस समय कदीर भी थोड़ी बहुत एक्टिंग करते हुए जज से कहता है कि सर, इसका नाम अब्दुल है, ये एक्यूज्ड है। अचानक से ये दोनों अंदर आ गए। अब जज कदीर को बाहर जाने के लिए कहता है ताकि वो अकेले में अब्दुल और कलावती से बात कर सके। फिर जज दोनों की पूरी बात सुनता है, यानी कैसे एक झगड़े में अनजाने में मौत हुई, कैसे अब्दुल पिछले 5 सालों से जेल में है, उसका ट्रायल अभी भी पूरा नहीं हुआ है, और कैसे कलावती 5 साल से हर हियरिंग पर आकर उसका इंतजार कर रही है। इसके बाद अब्दुल हाथ जोड़कर कहता है कि सर, आप मेरे केस की अच्छे से जांच करिए, मैं बाहर आना चाहता हूँ, अपनी कलावती के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। जज अब्दुल और कलावती की बात सुनकर कहता है कि असल में देखा जाए तो तुम्हारा केस तो कब का क्लोज हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या करें, गलती हमारे सिस्टम की ही है। फिर वो दोनों से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं सिस्टम की तरफ से तुम दोनों से माफी मांगता हूँ और नेक्स्ट हियरिंग में तुम्हारा फैसला कर दूंगा। अब अब्दुल और कलावती बाहर आकर कदीर के पैरों में गिरकर उसे बहुत धन्यवाद देते हैं और अंदर जो भी हुआ वो सब बताते हैं कि अगली हियरिंग पर अब्दुल रिहा हो जाएगा। फिर कलावती कहती है कि सर, जब भी मैं इस कोर्ट पर आती हूँ तो पास में ही पढ़ने वाले मंदिर पर जाकर प्रार्थना करती हूँ, इसलिए एक बार अब्दुल को भी मेरे साथ भेज दीजिए सर। ऐसा नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो इन्हें जाने देता है। अब मंदिर में पहुंचकर कलावती अपने भगवान को बहुत धन्यवाद देती है कि फाइनली आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। फिर थोड़ी देर के बाद बस आने पर ये लोग दोबारा वेल्लूर की तरफ लौटने लगते हैं। गांव वापस पहुंचकर कलावती अपनी बड़ी बहन से खुश होकर कहती है कि नेक्स्ट डेट पर अब्दुल रिहा हो जाएगा, तो उसकी बहन भी ये सुनकर बहुत खुश होती है। उधर जेल से लौटते समय अब्दुल कदीर से कहता है कि सर, अगली हियरिंग के टाइम पर भी आप ही मेरे साथ आइएगा। तो कदीर वादा करता है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा। लेकिन इसके बाद कदीर अपने ही पुराने केस की इंक्वायरी में उलझ जाता है, इसलिए जिस दिन अब्दुल की अगली हियरिंग होती है उस दिन कदीर खुद उसके साथ नहीं जा पाता, बल्कि उसकी जगह पर दूसरे पुलिस वाले एस्कॉर्ट ड्यूटी संभालते हैं। यहाँ कदीर एक दूसरे कांस्टेबल को अब्दुल के बारे में सब समझाकर भेज देता है कि इसे कोर्ट ले जाना है। अब कदीर के ना जाने से अब्दुल बहुत मायूस हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं होता। उधर कलावती की बहन उसके कपड़े पैक करवाने लगती है, कुछ पैसे भी देती है ताकि जरूरत पड़े तो घर से भागने के लिए तैयार रहे। पर उसी समय कलावती का जीजा कमरे में पहुंच जाता है और दोनों बहनों को बुरी तरह से मारने लगता है। इसी बीच वो गुस्से में हथियार भी उठा लेता है कलावती को मारने के लिए। उधर सुबह होते ही पुलिस वाले अब्दुल को कोर्ट लेकर आते हैं। यहाँ अब्दुल की आंखें भीड़ में सिर्फ कलावती को ही ढूंढती रहती हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। लेकिन जब पुलिस वाले अब्दुल को कोर्ट रूम के अंदर लाते हैं तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि पिछली बार वाला जज वहाँ पर नहीं होता, बल्कि उसकी जगह कोई दूसरा जज बैठा होता है। अब नया जज बिना अब्दुल के केस को ठीक से पढ़े उसे अगली तारीख दे देता है। ये सुनकर अब्दुल घबरा जाता है और जज से रिक्वेस्ट करता है, सर, मैं पहले भी एक जज के सामने आया था, उन्होंने खुद कहा था कि आज मैं रिहा हो जाऊंगा, इसलिए प्लीज सर, एक बार मेरी फाइल अच्छे से चेक करिए। तभी जज सख्त लहजे में कहता है, इस कोर्ट में तुम ऐसे चिल्ला नहीं सकते, अगर तुम्हारे पास कोई लॉयर है तो उसे लेकर आओ, वरना अगली तारीख पर आना। लेकिन इतने में वहाँ कदीर आ जाता है और जज से कहने की कोशिश करता है कि सर, ये जो कह रहा है वो सच है। पर इतने में नया जज उल्टा उसी पर बरस पड़ता है, अब तुम मुझे सिखाओगे कि किसको कितनी सजा देनी है, और तुम हो कौन, यहाँ क्या कर रहे हो। अब कदीर के पास उस वक्त यूनिफॉर्म भी नहीं होती, तो जज उसको फटकारते हुए उसके खिलाफ एक छोटा सा कंप्लेंट नोट लिख देता है और कहता है, इसे अपने हायर ऑफिसर को दिखाना। कोर्ट से बाहर निकलते ही एस्कॉर्ट वाले कांस्टेबल्स अब्दुल को जबरदस्ती बस स्टैंड की तरफ ले जाने लगते हैं ताकि उसे वापस जेल लेकर जाएं। उसी समय अब्दुल उनके हाथों से खुद को छुड़ाकर उस मंदिर की तरफ भागता है जहां वो पिछली बार कलावती के साथ आया था, लेकिन इस बार मंदिर के पास कलावती नहीं होती। अब पुलिस वाले समझते हैं कि अब्दुल भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उसका पीछा करते हैं। फिर अब्दुल भागते भागते दोबारा उसी बस स्टॉप की तरफ जाता है, इस उम्मीद में कि शायद वहां से कलावती की कोई झलक मिल जाए। लेकिन इस बीच पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसे ऑटो में बैठाकर हाथ पैर बांध देते हैं। तभी उसी सड़क से एक बस गुजरती है और उसी बस में कलावती सवार होती है, यानी वो जिंदा और ठीक ठाक होती है। अब कलावती तुरंत बस रुकवाती है और अब्दुल की तरफ भागने लगती है, लेकिन जैसे ही वो सड़क पर उतरकर उसकी तरफ दौड़ती है तो उसी वक्त सामने से आती दूसरी बस उसे टक्कर मार देती है।
और ये भयानक दृश्य देखकर अब्दुल और कदीर दोनों के होश उड़ जाते हैं। फिर अब्दुल फूट फूट कर रोने लगता है। इसी बीच कदीर भी अंदर से टूट जाता है कि वो अब्दुल को इंसाफ नहीं दिलवा पाया और ऊपर से कला भी मारी गई। खैर, अब पुलिस वाले फौरन अब्दुल को जेल वापस लेकर जाते हैं और उसे फिर से लॉकअप में बंद कर देते हैं। अब सीन कुछ साल के बाद शिफ्ट होता है, जहां कदीर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में नए पुलिस वालों को ट्रेनिंग दे रहा होता है और उन्हें एग्जाम्पल के तौर पर अब्दुल और कलावती की पूरी कहानी सुनाता है। तभी ट्रेनिंग में एक बंदा पूछता है, सर, उस लड़की के मरने के बाद अब्दुल का क्या हुआ, उसे कब रिहाई मिली? तो कदीर आगे की सच्चाई बताता है। वो कहता है कि उस हादसे के बाद उसने और उसकी पत्नी ने पर्सनली अब्दुल का केस अपने हाथ में लिया और वकील से मिले, जिसके बाद उसे बेल दिलवाई। इस तरह पूरा केस लड़कर उन्होंने अब्दुल को पूरी तरह से रिहा करवा दिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट निकलता है। कलावती असल में मरी नहीं थी, बल्कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था वो बस के नीचे फंसकर घायल तो हुई, लेकिन मरने से बच गई। अब कदीर खुद कलावती को लेकर अब्दुल से मिलने आता है ताकि दोनों आमने सामने मिल सके। यहाँ अब्दुल अपनी आंखों के सामने कलावती को जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। वो दौड़कर उसे कसकर गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है, मैंने सोचा था तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। कलावती भी रोते हुए कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अब प्रेजेंट टाइम में कदीर अपने स्टूडेंट्स से कहता है कि हर एक पुलिस वाले के पास कुछ न कुछ अधिकार होते हैं, लेकिन असली बात यह है कि हम उन अधिकारों का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। वो कहता है कि उस दिन मैंने बस इतना किया कि जज के सामने जाकर अब्दुल और कलावती के बारे में सच बताया और मेरी एक छोटी सी कोशिश ने 2 जिंदगियां बदल दी। और इसी मैसेज के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वहीं अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।